राम राम खमा गणी दोस्तों, द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सीओचओ भर्ती में राजस्थान जीके और इंडिया जीके जो आता है उसके बारे में, क्योंकि ये नॉन नर्सिंग सिलेबस है तो आपके पढ़ने में थोड़ी समस्या होती होगी। देखिए, इसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। ये जो सिलेबस है आपका, ये बहुत लंबा चौड़ा, इसमें राजस्थान इंडिया हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमी वगैरह इसमें सारे आते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो कर्मचारी बोर्ड है उसके जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वो बात करेंगे इसके अंदर। और वैसे भी ये जीके बड़ा है, आपके कितने नंबर का, 45 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 45। कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे 15 क्वेश्चन कवर करने में हम 3-4 क्लासों में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जीके इतना बड़ा है, ये सारे टॉपिक इस जीके में है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, राजस्थान का जीके भी है, इंडिया का जीके भी है। वो कहते हैं कि सर सूरा रणु तो नहीं डरे लेकिन जी क्यों डरे। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ द्रोणाचार्य दीक्षा की पूरी टीम है। वो लगातार निरंतर आपके साथ क्लासेस शेयर करके आपके इस 15 नंबर को, पूरे 15 क्वेश्चन को पूरे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना विलंब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से लिंग अनुपात सबसे अधिक किसका था। देखो, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप बिल्कुल विस्तार से इस क्लास को देखिए, बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी आपको। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आप जानते ही, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। तो डूंगरपुर जिले का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात था। किसका? डूंगरपुर का। कितना था? 994। कितना? 994 लिंग अनुपात था, यानी 1000 पुरुषों पर 994 महिला डूंगरपुर में थी। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात डूंगरपुर जिले का। उसके बाद राजसमंद का, और उसके बाद पाली का है। राजसमंद का कितना? तो राजसमंद का है 990 और 987 है, वो है पाली का लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके अलावा ये तो सर्वाधिक हो गए। न्यूनतम लिंग अनुपात है वो धौलपुर का है। किसका है? धौलपुर का 846। किसका है? धौलपुर का 846। तो सबसे कम धौलपुर का है। धौलपुर के बाद जैसलमेर का, है। इंपॉर्टेंट बात है कि धौलपुर के बाद जैसलमेर का सबसे कम लिंग अनुपात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात डूंगरपुर का, उसके बाद राजसमंद का सेकेंड, उसके बाद पाली का तृतीय नंबर पर है, और सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर का और उसके बाद जैसलमेर का है। याद रखिए, राजस्थान का कुल लिंग अनुपात है वो 928 है। इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान का कुल लिंग अनुपात 928, वेरी इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान का। जो राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, डूंगरपुर का 994 सर्वाधिक है, सबसे कम धौलपुर का है राजस्थान में 846। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। और ये सिंपल सा क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में जनसंख्या के आधार पर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध आपको पता है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट ये भी बात याद रखनी है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? मां नर्मदा के नदी के तट पर। आपको पता है सरदार साहब की सबसे ऊंची विश्व की मूर्ति लगी है और वही बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। गोदावरी नदी को आप नाम तो सुना ही होगा गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। किसकी गंगा? दक्षिण की गंगा कहलाती है। और दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, और उसके बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं। आगे चले। ये कृष्णा नदी दक्षिणी भारत की नदी है और ताप्ती भी, ये गुजरात के पास बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? देखो,
राजस्थान में, इसका आंसर तो हो जाएगा क्या, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान को भौगोलिक भागों में 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे बार मान लो राजस्थान का एक ऐसा मैप है, इस राजस्थान के मैप में ये वाला जो भाग है ये है मरुस्थल। कौन सा भाग है, मरुस्थल वाला भाग है, मरुस्थल को बांटा गया है। ये वाला जो भाग है इसको अरावली बोलते हैं, अरावली। ये वाला जो भाग है ये पूरी मैदानी भाग है, और ये वाला भाग है ये हाड़ौती का पठार है। कौन सा भाग है, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, और मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये बात कर रहा है कि शुष्क मरुस्थल में तो शुष्क मरुस्थल इतना होगा और बाकी वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल होगा। ये सारा अर्ध शुष्क मरुस्थल में आएगा। किस में आएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। आगे बात समझ, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है और ये शुष्क मरुस्थल में आता है। बीकानेर जैसलमेर वाला भाग और बाड़मेर का कुछ भाग है जो शुष्क मरुस्थल में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय जो भारत का, ये जैसे भारत का मैप है आपने देखा ही होगा, इस भारत के इस वाले मैप में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये प्रायद्वीप कहलाता है। जिसके चारों तरफ, तीनों तरफ पानी है वो प्रायद्वीप कहलाता है। यहाँ तीनों तरफ, यहाँ है अरब सागर, यहाँ है हिंद महासागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इनके तीनों के मध्य में जो स्थान है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी हो गई, गोदावरी। अभी बात की थी, दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। त्रिकोणस्कृत पहाड़ियाँ महाराष्ट्र इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और गोदावरी नदी ये दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है। इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, वो दक्षिणी भारत की गंगा सबसे बड़ी नदी। आगे बात समझ, क्वेश्चन तो आ रहा है। और एक ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन पूरे कर्मचारी बोर्ड के पुराने क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस है, क्योंकि आपके नॉन नर्सिंग सिलेबस में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो हम 2-3 वीडियो में, 2-3 क्लासों में ये पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। 45 क्वेश्चन, 45 नंबर जो भी। राजस्थान निम्न में से कौन सा स्थान भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान जो भारत के मरुस्थलीय में नहीं आता है, देखो मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसको हम थारका मरुस्थल कहते हैं। उसमें झुंझुनू आता है, उदयपुर नहीं आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जोधपुर आता है और जैसलमेर आता है। तो उदयपुर इसका क्षेत्र में नहीं आता। किस क्षेत्र में नहीं आता है, मरुस्थल क्षेत्र में। राजस्थान के लगभग 18 जिले मरुस्थलीय जिले हैं, जैसे कि जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर है, बीकानेर है, फड़ौदी है, श्री गंगानगर भी मरुस्थल में आता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, पाली का कुछ भाग इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर 18 जिले मरुस्थल में आते हैं, लेकिन उदयपुर नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। आगे बात समझ में चले। जीके देख के घबराना नहीं है, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करोगे। बस आप मेरे साथ ये द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके। देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। इस प्रकार क्रिकेट के खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी हो उसके क्वेश्चन भी आ सकते। तो मनु भाकर, आपने नाम ही सुना होगा मनु भाकर का। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। किससे खेल से, निशानेबाजी से। मिलान करना था। मिताली राज, आपने नाम ही सुना, क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, और मेरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि मनु भाकर निशानेबाजी से है, मिताली राज क्रिकेट से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मेरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन चल रहे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहते हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसे संवैधानिक, इसका मतलब संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। और इनका हटाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन नियुक्ति का पूछा है तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अभी वर्तमान राजस्थान के 45वें राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े।
इंपॉर्टेंट याद रखना, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े 45वें राज्यपाल है राजस्थान के। इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ठीक है, इनसे पहले थे कलराज मिश्र थे, वो भी याद रखना, इससे पहले कलराज मिश्र थे। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की रिद्धि राज्यपाल, और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन से मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और आरपीसी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे आपको पता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता ही है भजनलाल शर्मा है, और राज्यपाल है वो किस हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ठीक है, 45 इंपॉर्टेंट याद रखना। चलो आगे चल रहे हैं, आ रहा समझ में। देखो, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूछा है, यह है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। देखो, राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय अभयारण्य है। कितने अभयारण्य है? राष्ट्रीय अभयारण्य है, और 5 बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व है। कितने रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कितने? 5। और राजस्थान में 26 अभयारण्य है। कितने अभयारण्य है? 26 अभयारण्य है राजस्थान में। तो 3 राष्ट्रीय अभयारण्य है, 5 टाइगर रिजर्व है, और 26 अभयारण्य है। कहां पर? राजस्थान में। देखो, अभयारण्य में बात करें तो राष्ट्रीय अभयारण्य कितने? 3 राष्ट्रीय अभयारण्य है। एक तो है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य है, एक केवलादेव, और एक है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य। तो ये तो है सवाई माधोपुर में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यह सवाल पूछा जाता है अभयारण्य का सवाई माधोपुर में। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। केवलादेव कहां पर है? भरतपुर में। और मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? कोठा में। कहां पर है? कोठा में। तो ये हो गए 3 राष्ट्रीय अभयारण्य, और 5 टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 टाइगर रिजर्व। एक तो है रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर में। एक है सरिस्का है अलवर में टाइगर रिजर्व। कहां पे है? अलवर में। तो एक टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स भी है। एक है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और एक है धौलपुर करौली अभयारण्य। तो 5 तो टाइगर रिजर्व है, और एक क्या है? 3 राष्ट्रीय अभयारण्य है राजस्थान में। 26 टोटली क्या है? अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और सबसे छोटा अभयारण्य है वो सरिस्का अभयारण्य। ठीक है, तो ये अभयारण्य वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य का नाम बताइए जिसे पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वप्रथम अपनाई थी। तो सर्वप्रथम पंचायत में कितने प्रकार के स्तर होते हैं? 3 प्रकार के स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? एक सबसे ऊपर स्तर होता है जिला परिषद, नाम सुना होगा, जिला परिषद। उसके नीचे, जिला परिषद के नीचे होती पंचायत समिति, ये भी नाम सुना ही होगा अपन पंचायत समिति का। और पंचायत समिति के नीचे होती ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर होते हैं किसके? पंचायती राज के। इन 3 स्तरों में से, पंचायती राज में से, तो राजस्थान में सबसे पहले ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को।
2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले इसको लागू किया गया था। किसको? पंचायत राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत। और ये 3 स्तर थे, जिला परिषद, पंचायत राज समिति और ग्राम पंचायत, 3 स्तर होते हैं। और राजस्थान में लागू, इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आ रहा समझ में आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो पुराने क्वेश्चन, वे फिर बता रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के किस राज्य को अरावली संकरा ने गैर कानूनी खनन को रोकने का आदेश दे दिया है? ठीक है, तो देखो आप पता, इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा, जो अरावली हरियाणा में है, वहां पर खनन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों लगाई? क्योंकि खनन क्या होता है? अधिक होता है। अरावली गुजरात, अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो अंतिम पहाड़ी है दिल्ली में अरावली की। ये अरावली इस प्रकार जा रही है, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक है 550 किलोमीटर, और टोटल अरावली 692 मीटर है, किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा जो अरावली है वो राजस्थान में, और उससे बाद ये आगे जाती है तो हरियाणा में इसको खनन के लिए क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई है। हरियाणा में किसी प्रकार का अरावली खनन करके खनिज नहीं निकाला जाएगा। किसने कहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, चलो, इसकी गुजरात से शुरुआत होती है अरावली की, और सबसे ज्यादा राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में अरावली 3 भागों में बांटा है। उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, और एक है मध्य अरावली। इंपॉर्टेंट बात है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, गुरु शिखर माउंट आबू में, सिरोही में। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है वो 1727 मीटर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक हरियाणा राज्य के साथ सीमा नहीं बढ़ाता है? तो भौगोलिक प्रदेश अभी पता था कि 4 भागों में, तो उस भौगोलिक प्रदेश में राजस्थान के जो पूर्व भाग हैं, राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा बढ़ाते हैं। तो उसमें से अर्धशुष्क प्रदेश भी आएगा, अरावली भी आएगा, और पूरी मैदानी भाग ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, या राजस्थान का जो नीचे वाला भाग है, वो हरियाणा के साथ सीमा स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ नीचे एमपी है। जो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक सबसे ऊपर लगता है पंजाब। पंजाब के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और गुजरात के साथ सीमा लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है, और सबसे कम सीमा है वो 877 है, वो किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश का लगती है। तो ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है। तो ये इस वाले क्षेत्र में तो हरियाणा की सीमा लगती है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में नहीं लगती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से हम CHO की तैयारी कर रहे हैं। 100% हम दावा कर सकते हैं कि हम 2-3 क्लासों में आपके 15 क्वेश्चन यानी 45 नंबर पूरे के पूरे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी पुराने क्वेश्चनों के आधार पर जो पिछली बार या अगली कोई दूसरे एग्जामों में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पुनमंदा कायल झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पुनमंदा कायल झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल। ये पुनमंदा कायल झील है वो केरल में है। देखो, इसके अलावा आपको बहुत सारे जिलों के नाम भी पता ही होगा। डल झील, नाम सुना होगा डल झील का, ये झील जम्मू कश्मीर में है। वुल्लर झील ये भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में, JKN में। ठीक है, तो वुल्लर झील सबसे भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद सबसे खारे पानी की झील है हमारी सांबर झील। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, तो चिल्का झील ओडिशा में, सांबर झील जयपुर में सबसे बड़ी, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी झील है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, नौराल झील है महाराष्ट्र में है। तो बहुत सारे जिले हैं, आप उसको जिलों को भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पुनमुंद्रा कायल झील केरल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मार्च 1949 को संयुक्त वर्त ग्रेटर यानी संयुक्त वर्त राजस्थान
का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और सबसे पहला एक जो चरण था वो 18 मार्च को हुआ था। 18 मार्च 1948 को हुआ था। और सबसे अंतिम जो चरण था वो 1 नवंबर 1956 था। ये 7 चरण पूरा हो गया तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम चरण था। और उस अंतिम चरण में राजस्थान, जो वर्तमान में राजस्थान है, वो अस्तित्व में आया था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5वें चरण का, जो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, वो वर्ष संयुक्त वर्ष राजस्थान था, वो 5वें चरण का उन्होंने उद्घाटन किया था। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा? बहुत अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ये बोलियां है, उपबोलियां है, आपके सिलेबस में भी दे रखा है ये सारा का सारा। तो कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, हाड़ौती बोली, तो हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़, बारां में। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी, झालावाड़। ब्रज भाषा, ब्रज जो उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा के आसपास बोला जाता है ब्रज भाषा। तो राजस्थान का जो मथुरा के पास उत्तर प्रदेश जो सीमा लगाता है, भरतपुर करौली, तो ब्रज भाषा भरतपुर करौली में बोली जाती है। इसका आंसर ये भी हो जाएगा। मारवाड़ी बोली आपको पता ही है, मारवाड़ी जोधपुर और जैसलमेर वाले भाग में बोला जाता है, इसको मारवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। और शेखावटी बोली, शेखावटी क्षेत्र को कहते हैं। सीकर, झुंझुनू और चूरूवाड़ा भाग को शेखावटी कहते हैं। तो शेखावटी में शेखावटी बोली जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 में 4। 1 में 4 कहाँ पर? 1 में 4 ये रहा, 1 में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ये सामान्य अर्थों में से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलो, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष होते हैं? तो राजस्थान में जो भी योजना बनती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सबको पता है, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जहां हो वहां आंसर लगा दीजिए कि राजस्थान बोर्ड में जो योजना बोर्ड के अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? श्री भजनलाल शर्मा जी है। उससे पहले अशोक गहलोत थे और उससे पहले श्रीमती वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे प्रथम मुख्यमंत्री थी, महिला। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना। अगला, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी? तो मक्का की उन्नत किस्म देखो, ये गेहूं की किस्म है, ये भी गेहूं की किस्म है। और ये रत्न है जो मक्का की उन्नत किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। रत्न जो मक्का की कौन सी उत्तम किस्म? राजस्थान में मक्का सर्वाधिक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले भाग में निकाला जाता है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। ये इंपॉर्टेंट बात। चलो आगे चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये आपके संविधान में उल्लेख दे रखा है सिलेबस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति वो अनुच्छेद 153 के तहत होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। देखो, 4-5 अनुच्छेद राज्यपाल के हम बात करें तो देखो, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्य शक्ति, कार्यपालिका शक्ति इसमें होती है, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति राज्यपाल की। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो और बढ़ा भी सकता है। तो कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यता है कि कौन बन सकता है। अनुच्छेद 158 में सेवा शर्तें है कि सेवा किस प्रकार की शर्तें के तहत काम करेंगे, सेवा शर्तें हैं। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यपालिका की शक्तियां। अनुच्छेद 155 नियुक्ति। 156 में उनकी क्या है? कार्यकाल है। 57 में योग्यता। 158 सेवा शर्तें। और 159 में राज्यपाल शपथ लेता है। और एक इंपोर्टेंट और बात याद रखना है कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल समाधान की शक्ति भी है, किसी को समाधान भी कर सकता है राज्यपाल, अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको राज्यपाल के अनुच्छेद याद करो, इसमें से एक 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, ये सारी PDF भी मिल जाएगी आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे प्रयुक्त कथन को पहचाने और सही करो। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी मानव के जान जाप पर अधिकार हनन होंगे, वह राज्य मानवाधिकार जाएगा। तो इसकी नियुक्ति, इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो इसके अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश कोई भी हो सकता है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। या फिर जो व्यक्ति है उसकी 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, यानी या तो कोई 3 साल का लगातार कार्य हो या फिर 70 वर्ष से कम हो, वो यहाँ पर नियुक्ति हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर, और इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है कौन? गंगाराम मूलचंदानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश रहे मूलचंदानी। तो श्री गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट बात, इस अध्यक्ष को कौन नियुक्त हो सकता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है। नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, या फिर 70 वर्ष की आयु तक ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट बात याद करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते। समझ में आ रहा होगा? अगर राजस्थान के मुख्य सचिवों और उनकी नियुक्तियों के अनुसार पुराने नए क्रम बताइए। इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन आपके लेवल से, यानी जो नॉन नर्सिंग सिलेबस है उसके हिसाब से थोड़ा हाई है, लेकिन इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो, ये क्वेश्चन में ये सचिवों का पूछा है कि मुख्य सचिव कौन है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अभी अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2019 में उषा शर्मा थी। इंपॉर्टेंट बात है, तो ये महिला थी। देखो, ये भी एक महिला है, कुशाल सिंह, श्रीमती कुशाल सिंह। तो राजस्थान की जो प्रथम मुख्य सचिव महिला थी वो कुशाल सिंह थी, और दूसरी ये थी। सबसे अंतिम में कार्यकाल इनका ही था। किसका? उषा शर्मा का। सबसे पहले ओम प्रकाश मीणा, उसके बाद ये कुशाल सिंह, उसके बाद राजीव स्वरूप, उसके बाद उषा शर्मा थी। यह आंसर किसमें होगा? देखो, ओम पर ए में, एक में सी कहाँ पर है? ये रहा, ए में सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। उषा शर्मा का याद करना है। दूसरी महिला मुख्य सचिव, और पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह, और दूसरी महिला मुख्य सचिव कुशा। अभी वर्तमान राजस्थान में अभी तक 2 ही महिला मुख्य सचिव बनी है, कुशाल सिंह पहली और दूसरी उषा शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लेवल से, ये एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम से सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो पंचायती राज स्तर में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है? जिला परिषद का भी बात ही की थी कि सबसे पहले जिला परिषद होता है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, और उसके बाद ग्राम पंचायत होती है। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत का, बीच वाला स्तर पंचायत समिति का, और सबसे ऊंचा स्तर होता है वो जिला परिषद का। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा जिला परिषद, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? और हम ये मौलिक कर्तव्य बहुत बार पढ़े हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन हमारा ये कर्तव्य है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है। और कितने मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है? तो 11। पहला कर्तव्य आपको पता ही है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सेनानी के जो लोग हैं उनको हमें सजोकर अपने हृदय में उनको सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसी में है कि हम हमारी संस्कृति के अनुसार उनका संरक्षण करें। चौथा है कि राष्ट्र की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। पांचवा है कि भारतत्व की भावना रखें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। छठा है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें। सातवां है कि पर्यावरण और इसकी सुधार करना, ये सातवां है। ठीक है, ये पहला है। आठवां है मानववाद, मानव के रूप में हम सेवा करने का प्रयास करें। नौवां है कि संपत्ति पर अधिकार, ये संपत्ति की सुरक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। 10वां है कि
कोई भी अच्छा काम करे, उत्कृष्ट कार्य करे, उनका सम्मान करे। और 11वां कर्तव्य है कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। ये सारे के सारे 7 क्या है, 11 क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रणथंभौर के चौहान के, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रणथंभौर के चौहान के संस्थापक कौन थे? तो रणथंभौर चौहान के संस्थापक थे वो गोविंदराज थे। कौन थे? गोविंदराज, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और इनके पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानते हैं, मोहम्मद घोरी से युद्ध किया था 1191 और 92 में। 1191 का युद्ध पृथ्वीराज जीत जाते हैं और 92 के युद्ध ये हार जाते हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी, 4 बास्ट 24 कष्ट, 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो वो चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र कौन थे? गोविंदराज तृतीय थे, जो यहाँ पर गए। विग्रह चतुर्थ, ये भी एक शासक हुए थे, विग्रह चतुर्थ, जिन्होंने चौहान के प्रथम शासक थे जो दिल्ली तक शासन था इनका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद करना है, विग्रह चतुर्थ का। ठीक है, आगे चल रहे हैं। कौन सा संगठन राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है? तो राजस्थान में जो औद्योगिक विकास के लिए काम करता है वो रिको करता है। तो रिको ये करता, तो रिको की आप इंपॉर्टेंट बात रखना, रिको को, इसका ये रिको है जो राजस्थान में औद्योगिक विकास के आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए प्रयास करता है। अगला सवाल देखो, प्राकृतिक गैस के आधार पर रामगढ़ ताप संयंत्र कहां पर स्थित है? तो प्राकृतिक गैस के आधार पर रामगढ़ जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ये क्या ताप संयंत्र है? जैसलमेर में। ठीक है, अगला देखो, नगारा ब्राह्मणों की राजपूती उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत ब्राह्मणों के रूप से माना गया, वो हमारे इतिहासकार थे गौरी शंकर ओझा। इन्होंने माना कि ये जो नगारा ब्राह्मणों हैं इनसे उत्पत्ति का सिद्धांत राजपूतों का हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई दूसरे नहीं मानते। ये कर्नल जेम्स टोर तो विदेशी मानते हैं कि इनका उत्पन्न विदेशी हुआ, भंडारकर भी ये विदेशी वगैरह मानते हैं। ठीक है, ओझा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष चालू हुआ? परमाणु, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र सिर्फ एक ही है, वो है रावतबाटा चित्तौड़गढ़, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। रावतबाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक ही परमाणु संयंत्र है और उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, सामान्य अर्थों में क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे। अगला, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRCSC, इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका हैदराबाद है। इंपॉर्टेंट बात है। बेंगलोर में क्या? तो बेंगलोर में इसरो का जो मुख्यालय बेंगलोर में, हमारे वैज्ञानिक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका संगठन कहाँ पर है? बेंगलोर में। हैदराबाद में इसका क्या है? संवेदन केंद्र। ये श्री हरिकोटा है जो लॉन्चिंग पैड है हमारा सबसे बड़ा, हरिकोटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जहां से मिसाइल लॉन्च वगैरह की जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा दिल्ली बंबई औद्योगिक गलियारा की परियोजना का भाग है? जो कोई दिल्ली से बंबई सीधा जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें से कौन सा भाग है बड़े वाहनों के लिए? देखो, इसमें 6 हैं राज्य। कितने राज्य? 6 राज्य। राजस्थान है उसमें, गुजरात है उसमें, महाराष्ट्र है उसमें, हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। ये 6 राज्य इसके अंदर आते हैं, लेकिन पंजाब इसके अंदर नहीं आता है दिल्ली बंबई कॉरिडोर में। आगे बात समझे तो दिल्ली बंबई कॉरिडोर में 6 राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसके अंदर आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिल्ली बंबई कॉरिडोर। अगला, नृत्य, ढोल नृत्य किसका संबंध राजस्थान? ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है? तो जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। शेखावटी में चंग नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में ववई नृत्य किया जाता है। गुर्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं। तो बहुत सारे राजस्थान नृत्य हैं, लेकिन मुख्यतः ये आपको याद करना है, कुछ नृत्य ये आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर का लाभ
का पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर, आपको पता है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, नागौर हो, चूरू, यहाँ पर ये इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है इनकी 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से। तो इनमें से कौन सा पानी इंदिरा गांधी का जाता है? तो जयपुर में नहीं जाता है, जोधपुर में जाता है, उदयपुर में नहीं जाता और माउंट आबू में नहीं जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में। इंदिरा राजीव गांधी नहर है वो यहाँ पर आती है जोधपुर में पानी लेके। ठीक, आगे बात समझ में, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन कौन सा? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्थित कार्यालय, इसका मुख्यालय जयपुर में। सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। ठीक है, आगे चल रहे। ये सभ्यता का एक सवाल है, इतिहास दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ भारत की हिस्ट्री भी दे रखी है, राजस्थान हिस्ट्री भी है कुछ। तो ये इतिहास है, बालातल उदयपुर में एक जगह है। ठीक है, बालातल एक सभ्यता उदयपुर में। राजस्थान ये पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की यानी तांबे की पाषाण काल के समय की है। तो बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्र पाषाण स्थल है। बिल्कुल राइट है। इनका उत्खनन वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन वीएन मिश्र ने किया था। और इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क, उनके घरों का निर्माण उनकी प्रमाणित करता है। तो हड़प्पा काल के संबंधित है। तो इसका कथन दोनों सत्य है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका कथन दोनों सत्य है। बालातल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, बालातल उदयपुर में। आड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। गिलूण सभ्यता राजसमंद में है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। और ये गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। तो बहुत सारी, ये अपने बेराट में जो सभ्यता है वो भी जयपुर में है। तो ये सारी सभ्यता है कहाँ पे? राजस्थान में। और ये सारे के सारे हड़प्पा कालीन सभ्यता इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगला, बूंदी में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी में भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण यानी अंधेरा पक्ष होता है। भाद्र कृष्ण तृतीया को खजली तीज, इसको बड़ी तीज भी बोला जाता है, इसको सातुड़ी तीज भी बोला जाता है, सातुड़ी तीज भी बोला जाता है। और ये भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन ह्यू वृक्ष है ये टेक्सट वोली चिल्ना जो भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है और राजस्थान भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। इसे औषधियों निर्माण के लिए इस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। नंदा देवी बायोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर? तो नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बायोस्फीयर कितने राज्य भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहले बना था नीलगिरी तमिलनाडु में। और सबसे अंतिम वाला था वो सबसे पन्ना एमपी में। ये तमिलनाडु में और एमपी में सबसे अंतिम 18वां ये सबसे पहला 1986 में ये बना था, 1988 में ये बना था। ठीक है, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पहला तो कौन सा हो गया? नीलगिरी। दूसरा देखो नंदा देवी हो गया और अंतिम में कौन सा? पन्ना एमपी का हो गया। ठीक है, अगला चलिए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान कौन सा? आपातकाल का नाम सुना ही होगा। तो 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। कितने प्रकार का? 3 पर। देखो, अनुच्छेद 300 आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है और आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा 5-6 सालों में पहले। लेकिन हमारी क्लासेस देखकर आप क्वेश्चन 100% अटेंड कर सकते हो, इतना मेरा वादा है। देखो, 352, 356 और 360 ये आपातकाल के 3 अनुच्छेद याद रखना। 52, 56 और 360। 52 में क्या है कि अगर किसी देश पर आपातकालीन स्थिति, जैसे अभी हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में आक्रमण, अगर युद्ध की स्थिति और बढ़ जाती तो हो सके कि आपातकाल लगाया जा सकता था। वो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में लगाया जाता था। अगर किसी राज्य की व्यवस्था खराब होती है तो 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था के कारण आपातकाल लगाया जाता है, उसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत हमारे भारत में ऐसा लगाया जा सकता है। देखो, आपातकाल भारत में लगाया गया एक बार, राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगाया गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, आज तक भी नहीं लगा। अब इस आपातकाल के दौरान आपके जितने भी मौलिक कर्तव्य है, चाहे कितने भी मौलिक कर्तव्य हो, चाहे
क्या कहते हैं इसको, अधिकार हो वो सारे नष्ट हो जाते हैं सिवाय दो के। कौन से? एक जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20। 21 और 20 ये दोनों खत्म नहीं होते, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता आपके। फिर सारे के सारा काम सेना करती है, आपातकाल के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। सिर्फ जीवन जीने का और हमारे स्वतंत्रता का यानी हमें दोष सिद्ध करने का अधिकार हो सकता है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 21 और 20 आपातकाल के दौरान लागू रहते हैं, बाकी सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। चलो आगे आ रही बात समझ में। चलो सूची फर्स्ट को कुछ मिलान करना है। करणी माता का मंदिर देशनोक में बीकानेर में, महावीर जी करौली में है, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में, और कल्याण जी टोंक में है। तो मिलान कर ले, बस इसका आंसर मिल जाएगा। करणी माता 1 में 3, 1 में 3 आंसर ये हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। चलिए आगे चलते, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। अगला, निम्न में से क्रिकेट माई स्टाइल किसकी पुस्तक है? क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो कपिल देव की पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है। अंतिम सवाल ये है, देखो झील और इसको स्थान होना, जयसमंद झील उदयपुर में है, सांबर झील जयपुर में है, डीडवाड़ा झील नागौर में है जो, और डीडवाड़ा में अब हो गया, और पचपदरा झील है जो बाड़मेर में, अभी वर्तमान में बालोतरा में है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नए जिले के आधार पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा पुराने जिले के आधार पर ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1 में 4, 1 में 4 कहाँ पर है देख लीजिए, 1 में 3 है, 1 में 3 ये रहा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और ये सारा, आशा कर रहे हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे 3-4 क्लासें को और लाए ताकि आपके कम से कम 200 क्वेश्चन करो, और कम से कम उसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर हो जाए, ताकि आप 45 नंबर से आप लोगों से आगे निकल सकते हो। हमारा चैनल देखते रहिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिए।